Good morning, students. You read page 21, 22 yourself. So, students, we start reading from page number 23. तो बच्चों, हमने पीछे जो है लेखिका मधु कांकरिया के आधा यात्रा वृत्तांत पढ़ लिया था। तो कहीं उसने प्राकृतिक सौंदर्य हरियाली ही हरियाली को देखा, तो कहीं पथरीले रास्तों को देखा और कहीं पहाड़ियों को पत्थर तोड़ते हुए देखा। और उन्होंने एक बड़ी सी टोकरी में अपने बच्चों को पीठ पर बांधा हुआ था और वो सड़क का काम कर रही थी। इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाठे एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है। जब कोई कठिन परिश्रम करता है, हथौड़ा चलाते हैं या हाथों का से बड़ा कठिन काम करते हैं, तो उनके हाथों में निशान या गांठें बन जाती हैं। तो लेखिका कहती है कि उनकी कहानी ये कह रही है कि आम लोगों की जिंदगी जो है हर जगह एक ही है, कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ की सारी मलाई मतलब जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है उनके हिस्से में सिर्फ आंसू, अभाव, यातना और वंचना ही होती है। मतलब दुख ही दुख होते हैं और अमीरों के जीवन में दुख नहीं होते। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए थे। तो मैं भी उन्हीं ख्यालों में उनको देख रही थी, उनके ख्यालों में डूबी थी। तभी जो उसके साथ जो सहयात्री उसके साथ जो यात्रा पर गई थी, उसकी सखी कौन, मणि, और जो जितेन जो उसका गाइड और ड्राइवर था, उसको खोजते खोजते वहां आ गए। और मुझे गमगीन देखकर जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख सकते हैं कि ये आम जनता है, इनको आप कहीं भी देख सकते हैं, ऐसे काम करते हुए आपको हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन जिन पहाड़ों की सुंदरता को देखने के लिए आपने पैसे खर्च करे हैं, उसको देखिए। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन के प्रति संतुलन भी है। मतलब जब लेखिका है तो जितेन नार्गे के इस कथन को सुनकर सोचती है कि ये एक आम जनता ही नहीं है, जीवन का संतुलन भी है। अगर वे ये काम नहीं करेंगे तो जीवन का संतुलन नहीं बनेगा। ए वेस्ट एट रिपेइंग, ये इंग्लिश के विदेशी शब्द हैं, अंग्रेजी शब्द हैं कि कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देते हैं, कि ये कितना काम करते हैं और इससे ज्यादा कम वेतन लेते हैं और इससे ज्यादा लौटा देते हैं। मन में ही मन सोचा मैंने, हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे तब मैंने देखा कि बेशरम सुंदरी किसी बात को इस कदर खिलखिला कर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा और सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। कि तभी अभी जीप में बैठने के लिए चले ही थे तो उसने देखा कि जो श्रम सुंदरियां किसको बोला है, जो वहां जो युवतियां थी, वो सुंदरियां थी जो काम कर रही थी, बहुत जो पहाड़ियां होती हैं बहुत सुंदर होती हैं और अपनी ही किसी बात पर वो हंस पड़ी। तो ऐसा लगा कि सारा जीवन लहरा गया और वहां का जो खंडहर जो वातावरण था, वहां का जो वातावरण था, ऐसा लगता है कि ताजमहल बन गया था। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हर मोड़ पर हेयर पिन बेट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। तो जो लेखिका लिखती है कि हम ऊंचाइयों की ओर चढ़ते जा रहे थे, तो जितेन जो था रास्ते में हमें बताता जा रहा था कि अब हेयर पिन मतलब जब हम चढ़ाई के ऊपर चढ़ते हैं तो जो रोड होता है, सड़कें होती हैं, उन पर मोड़ होते हैं, पिन की तरह मोड़ होते हैं। और ये हेयरपिन से पहले उन्होंने एक पड़ाव देखा। वहां क्या था, 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे जो पहाड़ी बच्चे हैं स्कूल से लौट रहे थे और लिफ्ट मांग रहे थे। कि किससे, वो गाड़ी में आ रहे थे, तो जो 7-8 वर्ष के जो बच्चे थे वो स्कूल से लौट रहे थे, तो उनसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया, हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। उन्होंने बताया कि 3.5 किलोमीटर
कि चढ़ाई चढ़ के बच्चे स्कूल जाते हैं। तो जो मणि है वो पूछती है कि क्या यहाँ स्कूल बस नहीं है? तो जितेन जो है हंस पड़ा, मैडम ये मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है, मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बरबीला नहीं मिलेगा, चिकना बरबीला बढ़े हुए पेट वाला। जो तो बोला कि हाँ ये पहाड़ी नहीं, पहाड़ी इलाका है, यहाँ कोई आपको बड़े हुए पेट वाला नहीं मिलेगा, यहाँ का जीवन जो है कठिन है, कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है, मतलब जो तराई में है नीचे एक स्कूल है, दूर दूर से बच्चे इसी स्कूल में आते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माओ के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल लकड़ियों से लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर ढोते हैं, खुद मैंने भी ढोए थे। बोलता है कि ये सिर्फ पढ़ते नहीं, वहां पर शाम को आते हैं तो अपने जो मवेशी जो घर में पशु पाले होते हैं उनको चराते हैं, फिर पानी भरते हैं, जंगल से खाना बनाने के लिए भारी भारी लकड़ियों के गट्ठर लाते हैं, और बोलता है कि मैंने भी ऐसे ढोए थे। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा, रास्ते में और भी संकरे होते जा रहे थे, कई बार तो ऐसा लगता था कि जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया है। बोलता है कि अब लेखिका बोलती है जब हम ऊपर जा रहे थे तो जो खतरा था और बढ़ने लग गया, क्योंकि रास्ते जैसे और भी पतले होते जा रहे थे, ऐसा लग रहा है जो सड़क बनाई है इंच टेप से बनाकर बनाई है, सिर्फ एक ही जीप के जितना चौड़ा बनाया है। जरा सा भी संतुलन बिगड़े तो नीचे खाई सीधी घाटियों में या नीचे खाई में गिर जाएंगे। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी, सामने ही लिखा था धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आपने भी सड़क में देखा होगा जब आप गाड़ियों में जाते हैं तो जगह जगह चेतावनियां जो है लिखी होती है। सजग मतलब चेतावनियों के प्रति मतलब को तैयार किया जा रहा है। चेतावनियां लिखी थी कि खतरों के प्रति सजग कर रही थी कि सामने क्या है, गाड़ी आप धीरे चलाएं क्योंकि आगे बहुत जो पहाड़ी रास्ता है और आपके घर में आपके बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, बी केयर मैन इंटर अराउंड, मतलब फिर जो है इंग्लिश के जो अंग्रेजी के जो शब्द हैं यहाँ प्रयोग किए गए हैं कि बी केयर मैन इंटर अराउंड, अपने आसपास जो है सावधानी से रहे, पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे। वहां उन्हें क्या दिखे? नरभक्षी, नरभक्षी मतलब जो मनुष्यों को नहीं खाते जानवर नहीं थे, तो दूध देने वाले याक दिखे। काले पहाड़ी पहाड़ों में होते हैं काले काले ढेर सारे याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। जब पहाड़ों पर बर्फ गिरती है तो उन्हीं बड़े बड़े घने बालों से उनके बाल होते हैं, इनसे अपनी ये रक्षा करते हैं। सूरज ढलने लगा था, हमने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी, कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे, ऊपर आसमान फिर धुंध और फिर बादलों से घिरा हुआ था। जो सूरज जो था ढलने लगा था और धीरे धीरे जो पहाड़ी औरतें थी अपने घर की और गायों को लेकर लौट रही थी, उनके सिर पर लकड़ियों के गट्ठर थे और आसमान में बादल और धुंध छाई हुई थी। उतरती संध्या जीप और चाय के मैदानों से गुजर रही थी। अब जो संध्या होती जा रही थी, रात होती जा रही थी, तो जो जीप थी वो चाय के बगानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। तो जो मधु कांकरिया लेखिका है होती है कि एक दृश्य ने मुझे फिर खींच लिया अपनी ओर। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने शिकमी परिधान, बोकू होता है शिकमी परिधान है, चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन, सामने दमकता गुलाबी चेहरा। तो जो युवतियां थी वहां की वो क्या होती है, पहाड़ी युवतियां बहुत सुंदर होती है, गोरी होती हैं, उनका रंग गोरा होता है, तो जो परिश्रम करती है, तो जब गोरे आदमी कोई भी परिश्रम करे तो उनका मुंह जो है लाल हो जाता है, गुलाबी चेहरा हो जाता है। एक युवती ने तो क्या किया था, चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। चटक लाल मतलब बहुत लाल रंग का, चटक लाल गहरा लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन मतलब
घनी हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूर्य की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुष छटा बिखेरा था कि मंत्रमुग्ध सी में चीख पड़ी थी, इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। मतलब जब हरियाली, घनी हरियाली थी और उसमें वो लाल रंग और उस ऊपर से सूरज जो था, उसकी जो किरणें थी, जो डूबता हुआ सूरज था, उसकी जो किरणें थी और उसकी आभा में जो आभा मतलब चमक में वो कुछ इस इंद्रधनुष की छटा बिखेर रहा था। क्या? जो उसने चटक लाल का बोकू पहन रखा था और वो उसके से मंत्रमुग्ध हो गई। कौन? लेखिका। इतना अधिक सौंदर्य, उसे वो सौंदर्य बहुत ही अच्छा लगा और वो उससे सहन नहीं हो सका और वो चीखी पड़ी थी। युमथांग बताया था मैंने। घाटियां, घाटियों पर पहुंचने के लिए हमें रात भर लाइन में पड़ाव लेना था। जो युमथांग था, वहां पहुंचने के लिए उन्हें अभी भी लाइंग लाइंग एक स्टेशन का नाम है, वहां पड़ाव लेना था। गगनचुंबी, जो आकाश को छू रही थी, चुंबी मतलब आकाश को या आसमान को छूने वाले पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती थी लाइंग, जो पहाड़ों के चूमते हुए तल में थी बसी हुई। कौन सी? लाइंग बस्ती। सारी दौड़ धूप जिंदगी यहाँ बिल्कुल शांत थी। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी यहाँ निश्चिंत सो रही थी, बिल्कुल भी शांत, बिल्कुल शांत थी। उसी लायुंग में हम ठहरे थे, तीस्ता नदी के तीर पर। तीर मतलब किनारा पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई और जो सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तीस्ता नदी में मिल रहा था। तो जहाँ वो ठहरे थे वो किसके किनारे था? लायूं तीस्ता नदी के। वहां लकड़ी का छोटा सा घर था। जो लेखा थी उसने हाथ मुंह धोया और जो तीस्ता नदी के किनारे जो पत्थर बिखरे थे उन पर बैठ गई और ऊपर से जो सामने से जो था एक झरना बहता आ रहा था, उसकी कल कल बहती तीस्ता में मिल रहा था। वो जिस झरने का पानी तीस्ता नदी के पानी में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा चल रही थी, धीरे धीरे हवा जो थी वो चल रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे, हवा से जो पेड़ पौधे थे हिल रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा, जो बादल थे वो बादलों ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे, परिंदे पक्षी पंछी जो थे और लोग अपने घरों में लौट रहे थे क्योंकि रात होने वाली थी। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियां से घुंघरूओं से रुनरुनाहट थी। मतलब वातावरण में शांति, जैसे मंदिर में घंटियां और घुंघरू की रुनरुनाहट होती थी, वैसे ही वहां उन्हें वैसी शांति लग रही थी। आंखें अनायास भर आई। ऐसे ही लेखक बोलती कि मेरी आंखें अनायासी भर आई। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे मेरे भीतर उगने लगा, कि ज्ञान का बिल्कुल नन्हा सा बोधिसत्व का जो वृक्ष है जैसे मेरे भीतर उगने लगा है। वही सुख शांति और सुकून है। वही मतलब सब कुछ ऐसा लगा कि यही सब सुख शांति और सुकून है। वही जहाँ अखंडित संपूर्णता है, पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में है। कि जो सारे पेड़ पौधे पशु आदमी अपनी अपनी लय और ताल में और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किए हैं। देखिए जो हमारी पीढ़ी है उसने प्रकृति से, उसकी लय से, उसकी ताल से और गति से बहुत ही खिलवाड़ किया है। क्योंकि प्रकृति में जैसे पेड़ पौधों को काटना, नदियों को मैला करना, ये क्या है? एक अक्षम्य है, जिस अपराध को क्षमा नहीं किया जा सके, ऐसा अपराध है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं, अब लेखक कहते हैं कि हिमालय मेरे लिए एक कविता ही नहीं थी, अब तो मैंने उसके दर्शन कर लिए थे, वो मेरे लिए एक दर्शन बन गया था। So student, you read page number 25 and 26 yourself and thank you.